गुड मॉर्निंग जी मैडम। बहुत जल्दी जागी है, थोड़ा लेट हो गया, अभी थोड़ी देर बाद बात करूंगा। अब टॉपिक से मत हट, टॉपिक शुरू करने दे। अभी लेता हूं, क्वेरी ले लूंगा बीच में। कंपनी लॉ में हमारा आज टॉपिक क्या शुरू होना है? चार्जेस। लास्ट हमने टॉपिक खत्म किया था डेट कैपिटल। इससे कोई क्वेरी किसी की लास्ट? हाँ बोलो। वन मास। अगर डेट कैपिटल वैसे क्या है बताओ? कंपनी के लिए लोन है। कंपनी अगर लोन बैंक से ले तो एक एग्रीमेंट होगा, और अगर कंपनी डिबेंचर इशू कर दे तो वो किसी एक इन्वेस्टर को भी हो सकती है और एक से ज्यादा को भी। तो बैंक तो ऑलवेज एक होगा, तो बैंक और कंपनी के बीच में तो एग्रीमेंट हो गया। बट डिबेंचर के केस में बहुत सारे लोग हैं, तो अगर कंपनी ने 1 करोड़ रुपए के डिबेंचर इशू किए हैं, तो अगर एक ही पर्सन को किए तो वो क्या हो गया? वन स्टॉक। और अलग अलग किया तो उसको किस में कर देगी? वो डिवाइड करेगी। ये कहना चाह रहा है वो। और बताओ जी, करूं नया टॉपिक शुरू? चलो, बड़ा बेसिक कंसेप्ट से समझना कि कंपनी मींस किस लिए बनी? बिजनेस करने के लिए। बिजनेस ऑलवेज किससे होगा? कुछ पैसे चाहिए। सपोज इस बिजनेस के लिए हमें 50 करोड़ रुपए चाहिए, तो हमने अगर अपना पैसा डाला तो उसको हमने क्या बोला? शेयर्स। सपोज ये हमारे पास 30 करोड़ थे, तो 30 करोड़ के हमने क्या इशू किए होंगे? शेयर्स। अब बाकी हमारे पास नहीं थे तो हम किसके पास गए? अदर्स। वो क्या कहलाया जाएगा? तो दो तरह की कैपिटल आ रही है। तो आपने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? लोन या डेट कैपिटल। अब लोन भी आपने पढ़ा था, कई अलग अलग तरीके से जा रहे हैं। एक तो था बैंक से, और दूसरा अभी हमने क्या डिस्कस किया? डिबेंचर्स इशू कर दिए हमने। अब ये सपोज हमने 20 करोड़ का लोन ले लिया, ये हमारे लिए क्या हो गया? डेट। अब डेट आपने लास्ट पढ़ा था, सिक्योर्ड भी हो सकता है और अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। अब अगर सिक्योर्ड होगा तो किससे होगा? असेट से। ये असेट्स किसके फेवर में चली जाएंगी? कंपनी के अपने फेवर में या जिसने लोन दिया था? ये असेट्स। अब कंपनी क्या उसको एक घर पर दे आएगी या असेट्स उसके पास ही रहेंगी? ये असेट्स क्या होंगी? फिक्स्ड असेट्स होंगी, या इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी भी होंगी और मूवेबल प्रॉपर्टी भी होंगी। दोनों तरह की असेट्स होंगी। इमूवेबल होंगी तो क्या होंगी? प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर। ये मूवेबल में भी डाल सकते हैं हम। यहां पर क्या होगा मूवेबल में? स्टॉक। मेन यही असेट्स होंगी हर कंपनी में। अब कंपनी इन असेट्स को किस, इन के ऊपर इसका क्या आ जाएगा? कोई एक राइट आ जाएगा। इसको हम क्या बोल देते हैं? मॉर्टगेज। कि ये असेट्स किसके नाम हो गई? अब रही तो नाम कंपनी के, बट कंपनी का राइट टू सेल खत्म हो गया। कंपनी उन असेट्स को यूज करेगी। प्लांट तो बंद नहीं कर सकती, बिजनेस तो करेगी, बट उस पर काम तो चलता रहेगा। बट जब तक लोन पे नहीं होगा तो उसको सेल नहीं करेगी, और अगर सेल करेगी तो पहले पैसे किसको देगी? इस राइट, इस ट्रांसफर को बोलते हैं वर्ड चार्ज। चार्ज किसका आ गया? लेंडर का। किस पर? अब आप हमारी मर्जी के बिना इन असेट्स पे आप काम कर लो, बट इनको सेल नहीं कर सकते।
तो आपने लास्ट टॉपिक तो पढ़ा डेट कैपिटल, आपने नेचर ऑफ डेट पढ़ा कि कंपनी लोन कितने तरीके से ले रही है। लास्ट चैप्टर में हमारा क्या हुआ, आपने 179 180 में लोन बोरोइंग पावर पढ़ी, फिर आपने डिबेंचर पढ़े, फिर आपने पढ़ा कब अल्ट्रा वायर्स हो जाएंगी बोरोइंग्स, ये सारी डिटेल पढ़ी। फिर डिबेंचर में आया था कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, या बैंक से भी लोन लिया, बैंक कहता है मुझे कि कोई एसेट गिरवी रखो, तो वो लोन कौन सा हो गया हमारा, सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में चला गया। तो जब भी सिक्योर्ड लोन क्रिएट होगा तो उस पर चार्ज क्रिएट होगा। तो ये चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो, ये इस चैप्टर का नाम ही चार्जेस है। चार्जेस को सिंपल बोला गया है, इट इज अ सिक्योरिटी। किस लिए, मॉर्टगेज में, किस पर्पस से, लोन। ये चार टर्म आ रही हैं। अब हमेशा एक बोरर होगा अगर, और एक लेंडर होगा, दोनों के बीच में डील हुई लोन की, सपोज 50 करोड़। अब लेंडर ने कहा कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कौन करेगा, वो किससे होगी, हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा, असेट से। अब असेट्स यहां पर आपको ये असेट्स एज अ सिक्योरिटी चली जाएंगी, तो इसका क्या इन असेट पर आ गया, चार्ज। तो ये क्या माना जाएगा, चार्ज होल्डर। इसको क्या बोल दोगे आप, कि इन असेट्स पर मेरा चार्ज आ गया। तो ये असेट कुछ स्पेसिफिक होंगी या आइडेंटिफिएबल होंगी। सपोज फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, तो उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी नंबर, सपोज हमारा ये D151, ये आइडेंटिफिएबल है कि नहीं। एक कंपनी की फैक्ट्री, कोई ऑफिस, कहां पर, लक्ष्मी नगर में। सपोज हमने कहा 101 ये हमारा ऑफिस है, सपोज कनॉट प्लेस में है, तो ये आइडेंटिफिएबल है या नहीं, और क्या इसकी वैल्यू रोज ऊपर नीचे हो रही है। अब 50 करोड़ का लोन है, तो इस असेट की सिक्योरिटी भी मोर देन 50 करोड़ होगी या कम होगी, ज्यादा होगी। सिक्योरिटी हमेशा आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, या कम से कम बराबर तो जरूर होगी। यहां तक भी हमें बात क्लियर हुई। अब जब ये सिक्योरिटी यहां पर जाएगी, दिस इज आइडेंटिफिएबल। सपोज प्लांट एंड मशीनरी है, तो ये भी होगा कि कौन सा प्लांट, कौन सी मशीनरी स्पेसिफाइड है, और उसकी रोज वैल्यू कम ज्यादा नहीं हो रही। अब कंपनी इनको डील करती रहेगी, बिजनेस करती रहेगी, बट सेल नहीं कर सकती। या दूसरी एसेट आ जाती है, जिस ये हम वैल्यू से लेंगे यहां पर, और एक होगा जिसकी वैल्यू फ्लक्चुएटिंग है या अनआइडेंटिफिएबल है। ऐसी कौन सी एसेट होगी कंपनी में, स्टॉक। स्टॉक कैसे, सपोज हमारे यहां पर बुक्स का स्टॉक पड़ा है, मैं अगर बुक्स के अगेंस्ट, बुक्स मेरा असेट है, कोई स्टेशनरी है, प्रिंटिंग प्रेस है, तो उसकी असेट्स क्या है, बुक्स हैं पब्लिशर की। अब अगर वो उसके ऊपर लोन लेता है, तो वो उसको अगर बेचेगा नहीं तो काम कैसे करेगा। स्टॉक को बोल दिया आप सेल नहीं करोगे, तो काम कैसे करोगे, कमाओगे कैसे, लोन उतारोगे कैसे। और अगर हमने कहा स्टॉक के अगेंस्ट लोन ले रहे हैं, और अगर वो सेल हो रहा है, मतलब बन भी रहा है और सेल भी हो रहा है, तो क्या उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अभी देखते जाओ यहां पर सिर्फ। अब मैं आ रहा हूं चार्ज असेट्स पर। हमने असेट्स दो तरह की कर ली, आइडेंटिफिएबल या जिनकी वैल्यू नॉर्मली कांस्टेंट रहती है, और एक असेट हो गई आइडेंटिफिएबल या जिनकी वैल्यू फ्लक्चुएटिंग है।
दो तरह की एसेट्स हो गई, हर कंपनी में होंगी। अब मुझे बताओ लैंड एंड बिल्डिंग किस में डालूं? प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक यहां पर आ गया। स्टॉक दो तरह का होगा, रॉ मटेरियल भी हो सकता है और, बट क्या दोनों कंपनी में सेम रहेंगे? स्टॉक रोज बिक भी रहा है, रॉ मटेरियल रोज नया आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जा रहा है, फिनिश गुड बन रही है, फिर और आ जाता है। तो आपने ये एक एवरेज स्टॉक रेशो पढ़ी होगी, स्टॉक टर्नओवर, ये पढ़ी कभी? स्टॉक टर्नओवर रेशो अगर अकाउंट्स में पढ़ी हो तो, कि मेरा एवरेज स्टॉक क्या रहता है। सपोज ये रहता है 10 करोड़, क्या मतलब हुआ इसका? अगर ये 10 करोड़ रहता है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कभी कम भी होता होगा और कभी ज्यादा भी। एवरेज का मतलब है कि पिछले 12 महीने में मेरा स्टॉक की एवरेज क्या रही, कभी 12 करोड़ हो गया, कभी 11 करोड़, कभी 9 करोड़, कभी 8 रही, बट एवरेज क्या रही मेरी। तो एक ओवरऑल आइडिया लग गया कि मेरी कंपनी में इतना स्टॉक पड़ा रहता है, बट वो मैं सर्टेन नहीं कर सकता। अब मान लो मैं एक इलेक्ट्रिक पार्ट बनाता हूं, सपोज मेरा ये स्टॉक है इलेक्ट्रिकल गुड्स, और सपोज ये कंपनी है हेवल्स, सुना नाम? क्या क्या बनाती है? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस आप देखते हो, शॉक लगा लगा ऐड भी आती है, बाल खड़े हो जाते हैं, वो कौन से बेल के आते हैं ना वो, और फैन, गीजर, एसी, आरओ, आजकल बहुत सारी चीजें ये कंपनी बना रही है। तो इसके स्टॉक में 10 करोड़ में क्या होंगे? फैन भी होंगे, बल्ब्स भी होंगे, वायर्स हेवल्स की बहुत आती हैं घर में, एमसी भी आते हैं जो हेवल्स के आते हैं, कभी घर में नाम सुना भी हो और लगे भी होंगे आपके, स्विच आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये सारा मिलाकर उसने कहा मेरा स्टॉक क्या रहता है 10 करोड़। अब वो कभी बना रहा है, कभी बेच रहा है, कभी कोई चीज ज्यादा बिक जाती है, कभी कोई। अब सर्दियां आ रही हैं तो फैन का स्टॉक बढ़ जाएगा, गीजर का स्टॉक कम हो जाएगा, गर्मी आएंगी तो गीजर का स्टॉक पड़ा रहेगा, फैन का स्टॉक कम हो जाएगा, एसी का कम हो जाएगा। तो ये फ्लक्चुएटिंग रहेगा। तो कंपनी दोनों तरह की असेट्स पर लोन ले सकती है। अब अगर इस पर लेगी तो वो ये लिख देगी प्लॉट नंबर, या क्या लिखेगी, बिल्डिंग नंबर। तो पहला पॉइंट समझ आया, आइडेंटिफिएबल। दूसरा वैल्यू लिखेगी इसकी, सपोज वैल्यू है इसकी 50 करोड़। तो ये भी क्या रोज रोज ऊपर नीचे हो रही होगी? इन चीजों की प्रॉपर्टी तो कंपनी का प्रॉपर्टी बेच तो नहीं रही ना। प्लांट है तो सीधा सीधा डेप्रीशिएट हो रहा है, हमें पता है इतना डेप्रीशिएट हो रहा है, बट ऐसा तो नहीं हो रहा ना कभी डबल कभी आधा। बट ये जो स्टॉक है वो क्या हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग है ये। अब जब यहां पर लोन लेने जाएगी तो क्या लिखेगी, कितने पंखे, कितनी, मान लो उसने कहा 1 करोड़ के फैन पड़े हैं, 1 करोड़ के बल्ब हैं, 5 करोड़ की वायर्स हैं, 10 लाख के एमसीबी हैं, 20 लाख के स्विच हैं, ये टोटल लिख दिया। बट ये कल क्या सेम फिगर रहेगी? तो कंपनी लोन तो दोनों पर लेगी। अगर उसने ये वाली असेट्स गिरवी रख दी तो इसको बोल देंगे फिक्स्ड चार्ज। ये क्या बोला गया? और अगर इनको रख दिया तो इसको बोलेंगे फ्लोटिंग चार्ज। तो हमें अभी ये सिंपल ये बात समझनी है कि जब भी कोई कंपनी सिक्योर्ड लोन लेती है वो कुछ सिक्योरिटी के लिए असेट्स देती है। वो असेट्स दो तरह की होती हैं, असर्टेनेबल और नॉन असर्टेनेबल। अगर वो असर्टेनेबल, आइडेंटिफिएबल, कांस्टेंट वैल्यू वाली असेट्स को गिरवी रखती है तो जो चार्ज क्रिएट किया, मॉर्टगेज क्रिएट किया, उसका नाम क्या होगा? फिक्स्ड। और जो वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है उसका नाम क्या हो जाएगा? तो अब दो तरह के चार्ज आ गए। पहला क्वेश्चन, विच आर द वेरियस काइंड्स ऑफ चार्जेस? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, फिक्स्ड चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। अब किस में राइट टू सेल होगा और नहीं होगा? फ्लोटिंग में क्या रहेगा कंपनी के पास? राइट टू सेल रहेगा, बट फिक्स्ड में राइट टू सेल नहीं रहेगा।
अब अगर कंपनी ने लोन लिया, डिफॉल्ट कर दिया फिक्स चार्ज में, तो चार्ज होल्डर क्या माना जाएगा? सिक्योर्ड क्रेडिटर। कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है, पहले पैसे किसको मिलेंगे? तो फिक्स चार्ज वाला क्या माना जाएगा? सिक्योर्ड क्रेडिटर। और फ्लोटिंग वाले को फिक्स्ड कराना पड़ेगा, उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। दोबारा बोलता हूं, सपोज मैंने इस बिल्डिंग के अगेंस्ट लोन लिया और पैसे देने बंद कर दिए, तो चार्ज होल्डर के पास सीधा सीधा राइट इस प्रॉपर्टी पर है। कोर्ट जाएगा, कहेगा सेल करो या मेरे को पैसे दो, पैसे नहीं दे रहे तो प्रॉपर्टी बेचो या प्रॉपर्टी मुझे दो, यही होगा। और अगर फ्लोटिंग चार्ज था तो पहले जब मैं डिफॉल्ट करूंगा तो पहले मुझे वो स्टॉक को सेल करने से रुकवाएगा, फ्रीज करवाएगा कि नहीं उसको? स्टॉप इट, डोंट सेल, फर्स्ट पे माय मनी, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। फ्लोटिंग चार्ज का आगे वर्ड क्या आएगा? ये आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आया होगा, चार्जेस। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब समझ आया कि स्टॉपिंग द सेल इज कॉल्ड फिक्स। फ्लोटिंग को क्या करना पड़ेगा? पहले फिक्स करना पड़ेगा, और फिक्स तो ऑलरेडी फिक्स्ड है ही है। अब अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो पहले प्रायोरिटी किसकी आएगी? फिक्स्ड वाले की। और अगर फ्लोटिंग वाले ने भी उसको क्रिस्टलाइज कर दिया तो वो फिक्स हो जाएगा। मतलब फ्लोटिंग को आपको फिक्स करना पड़ेगा, फिक्स ऑटोमेटिकली चला जाएगा। यहां तक बात समझ आई? अब बात यह हुई कि कंपनी ने यह कर रखा था, एग्रीमेंट कर लिया, कंपनी वाइंडिंग अप में गई, अब और भी लेनदार आगे खड़े हो गए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर और भी हो सकते हैं। तो कंपनी को लिक्विडेट करने के लिए कौन आता है? लिक्विडेटर आता है कि नहीं? सुना था आईबीसी में, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक्सपर्ट आता है, प्रोफेशनल आता है, या लिक्विडेटर आता है। तो लिक्विडेटर किसको सिक्योर्ड मानेगा, किसको सिक्योर्ड नहीं मानेगा? जिसका फिक्स चार्ज है उसको सबसे पहले मानेगा, बट वो रजिस्टर्ड आरओसी के पास होगा तब। मतलब कंपनी जब भी फिक्स चार्ज क्रिएट करेगी तो साथ में क्या करेगी? वो आरओसी को फॉर्म फाइल करेगी, बताएगी। और अगर नहीं किया था तो वो पर्सन सिक्योर्ड होते हुए भी अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। पहले किसको उठाया जाएगा? जिसका आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन है। मतलब एक कंपनी, अगर अब हम कंपनी की बात करें, एक कंपनी कोई भी लोन लेगी, उसको सिक्योर्ड करेगी, तो वो क्या कहलाया जाएगा? चार्ज कहलाया जाएगा। ये इस चार्ज को हम क्या बोल देते हैं? मॉर्टगेज। किसके फेवर में गया वो? लेंडर। इसको क्या बोला गया? चार्ज होल्डर। इसने इसको क्या दिए? लोन दिया। ये इसको क्या दे रही है? असेट्स। उस पर क्या क्रिएट कर रही है? चार्ज क्रिएट करने का मतलब है राइट क्रिएट कर दिया। राइट किसका आ गया? अब लेंडर का। किसके फेवर में? लेंडर के फेवर में। वो दो तरह का होगा, फिक्स्ड होगा या फ्लोटिंग चार्ज होगा। बट दोनों के ही केस में कंपनी को रजिस्टर्ड भी कराना पड़ेगा। रजिस्टर्ड किससे कराना है? अगर नहीं कराया तो लेंडर किस में चला जाएगा? अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में। या रजिस्ट्रेशन कंपनी कराए, और अगर कंपनी नहीं कराती तो चार्ज होल्डर भी करवा सकता है। ये आपने सेक्शन 77 78 पढ़ना है अभी। सेक्शन 77 कहता है एवरी चार्ज मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन 30 डेज। और अगर कंपनी आनाकानी करती है तो नुकसान किसका हो रहा है? कंपनी तो बचने की कोशिश करेगी, बोरर तो धोखा देने की कोशिश करेगा ना कि पैसे ना देना पड़े, तो अल्टीमेटली क्या करेगा? रजिस्टर नहीं कराएगा। तो लेंडर के पास पावर है, 30 दिन बाद वो जाके रजिस्टर करा सकता है, और जो भी खर्चा होगा सारा खर्चा कंपनी पे करेगी। और अगर दोनों सोए रहे और कंपनी गई वाइंडिंग अप में, तो वो चार्ज होल्डर सिक्योर्ड की कैटेगरी में नहीं माना जाए। ये है पूरा चैप्टर जो आप पढ़ने वाले हो कि चार्ज क्या होते हैं, रजिस्टर्ड कैसे होते हैं, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन क्या होता है, और उसके क्या कंसिक्वेंसेस हैं। ये बहुत बड़ा एक काम है, खास तौर से बैंकों के लिए। जो बैंक लोन देते हैं ना, वो
लोन देने के बाद चार्ज पर वॉच रखते हैं कि बोरर ने उसको रजिस्टर्ड कराया है या नहीं कराया। अगर नहीं कराया तो नुकसान बोरर का नहीं हो रहा, नुकसान किसका हो रहा है? लेंडर का। दूसरा, रजिस्ट्रेशन कराने का पर्पस एक और भी होता है। अब मान लो ये कंपनी थी एबीसी लिमिटेड और ये लेंडर था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या डिबेंचर हैं तो डिबेंचर सिक्योर्ड हैं तो भी चार्ज क्रिएट होगा। अब वो डिबेंचर होल्डर के नाम नहीं होगा, किसके नाम होगा? डिबेंचर ट्रस्टी आया था लास्ट चैप्टर में, वो चार्ज किसके नाम क्रिएट हो जाएगा? अब क्यों, वो हजारों लाखों डिबेंचर होल्डर के नाम तो कंपनी नहीं जाएगी ना आरओसी में लेके। अब जब कंपनी ने मान लो ये लोन ले लिया, कंपनी उसके बाद एक न्यू पीएनबी के पास पहुंच गई, मोर लोन। अब पीएनबी चेक करना चाहता है कि कंपनी ने पहले से अगर लोन ले रखे हैं तो, या पहले से लोन नहीं ले रखे, कौन सी सिचुएशन बेटर है? अगर पहले से ही बहुत ज्यादा लोन ले रखे हैं तो लेंडर थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा कि नहीं? और हो सकता है एक असेट पर पहले से लोन ले रखा हो, दोबारा लेने आ गए हो, तो उस केस में वो चेक करने कहां जाएगा? आरओसी। वो आरओसी से जाकर चेक कर सकता है कि वो चार्ज रजिस्टर्ड है या नहीं। और अगर चार्ज रजिस्टर्ड था तो उसको पता चल जाएगा कंपनी ने पहले से कितने लोन ले रखे हैं, तो वो लोन देने में अलर्ट हो जाएगा। तो चार्ज की डिटेल आरओसी के पास होने का फायदा क्या होता है? इट इज लाइक अ पब्लिक नोटिस। कोई भी जाकर चेक कर सकता है कि इस कंपनी ने कितने लोन ले रखे हैं, क्योंकि अगर उसने पहले से लोन ले रखे हैं तो नया लोन देने वाला पहले से अलर्ट हो जाएगा कि लोन दूं या ना दूं। तो एक पर्पस ये भी होता है। दूसरा, जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी, बंटवारे के टाइम पर सारे शेयर होल्डर आके खड़े हो जाएंगे, वहां लड़ाइयां हो जाएंगी, क्रेडिटर कहेगा मुझे दो, अनसिक्योर्ड वाला कहेगा मुझे दो, शेयर होल्डर कहेंगे मुझे दो। तो उस प्रॉब्लम को नोट आउट करने के लिए क्या किया गया कि पहले लोन की रजिस्ट्रेशन कराओ। तो चार्ज का एक तरह से मतलब सिंपल क्या हुआ? लोन की रजिस्ट्रेशन, सिक्योर्ड चार्ज की आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, चाहे वो फिक्स चार्ज है चाहे फ्लोटिंग चार्ज है, दोनों की रजिस्ट्रेशन होगी। तो आगे आओ, हमने क्या लिखा आप देखो। पहले आप इसमें से क्या नोट करना चाह रहे हो? ये नोट करोगे? आई थिंक ये बहुत है, इसको नोट करो। यार ये आवाज कम करो।
हो गया? ये नोट करो यार, चलो आगे कवर हो जाएगा, रुको। ये नोट समझो पहले यहां पर। व्हाट इज चार्ज? चार्ज वर्ड का मीनिंग क्या है? इट इज अ सिक्योरिटी फॉर क्रिएटेड इन फेवर ऑफ लेंडर, जिसको चार्ज होल्डर बोलते हैं। चार्ज दो तरह के हैं, फिक्स या फिक्स का मतलब है जिनका नेचर बाय वैल्यू क्या है, फिक्स्ड, और ये क्या है, फ्लक्चुएटिंग। यहां पर फिक्स्ड असेट करंट असेट मत घुसा देना, मूवेबल इमूवेबल मत घुसा देना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरी लॉन्ड्री है, कपड़े धुलने की मशीनें लगी हुई हैं बहुत सारी, मेरी एसेट है वो मशीन्स, वॉशिंग मशीन्स जो हैं वो क्या होंगी। अब बिल्डिंग मेरी है वो तो क्या है, फिक्स नेचर की है और इमूवेबल है। वॉशिंग मशीन्स क्या है, मूवेबल। हमारे घर में वो व्हील लगे होते हैं, हम इधर उधर उसको ड्रैग करके ले जाते हैं, तो वो मूवेबल है सारी। अब मैं लोन लेना चाहता हूं, तो वॉशिंग मशीन मेरी वो क्या है, स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी है, क्या है? वॉशिंग मशीन प्लांट एंड मशीनरी है मेरी, बट वो मूवेबल है। बट मैं चार्ज कौन सा फिक्स करूंगा? फिक्स्ड। क्यों? क्योंकि असर्टेनेबल है। इस नंबर की मशीन मैं डिफाइन कर सकता हूं, रोज मैं उनको बाय सेल नहीं कर रहा, वो मेरा स्टॉक, और यही स्टॉक हेवल के पास पड़ा था, तो वो कौन सा चार्ज क्रिएट करता वॉशिंग मशीन पर? फ्लोटिंग। और अगर मेरी लॉन्ड्री है तो फर्क समझ आ रहा है? तो कभी भी कुछ और कंसेप्ट मत घुसा देना, सिर्फ माइंड में क्या देखना है कि उसका नेचर क्या है, आइडेंटिफिएबल है या नहीं, और वैल्यू से फिक्स्ड है या नहीं। तो अगर मैं वॉशिंग मशीन बनाता हूं तो वो मेरे लिए स्टॉक है, वो बिकेगी। और अगर मैं वॉशिंग मशीन से कपड़े धोता हूं तो वो मेरे लिए प्लांट है, चाहे वो एक कमरे से दूसरे कमरे में मूव कर रही है। ये केस आएगा आगे, अभी इतना। फिर देखो प्रोविजन, हमने क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? सेक्शन 77 से 87 तक इस चैप्टर में है। वो कहता है रजिस्ट्रेशन कराओगे, मॉडिफिकेशन कराओगे, सेटिस्फेक्शन कराओगे, तीन चीजें आएंगी। रजिस्ट्रेशन का मतलब है जब आपने नया लोन लिया, और मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होगा? हाँ, मॉडिफिकेशन मतलब 1 करोड़ का लोन था और ले लिया उसी बंदे से, या रीपे कर दिया, तो वो क्या होगा? और सेटिस्फेक्शन जब पूरे पैसे दे दिए, कंप्लीट। तीनों के बारे में आरओसी को बताना जरूरी है। आरओसी रजिस्टर जो होगा वो मेंटेन होगा इसका। अगर डिले कर लिया रजिस्ट्रेशन में तो हमने आगे क्या पढ़ना है? इफेक्ट ऑफ। तो वो लोन इनवैलिड नहीं होगा, अल्ट्रा वायर्स नहीं हो जाएगा। पिछले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था? मेमोरेंडम से बाहर है तो क्या है वो, बट ये अल्ट्रा वायर्स नहीं होगा, बट उसकी प्रायोरिटी पीछे चली जाएगी। आगे फिर इसके बारे में मैं और भी लिखवाऊंगा अभी। अब सबसे पहला मोस्टली बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। बहुत बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है। आ जाए तो बहुत आसान है। फिक्स चार्ज, अब दोबारा मैं बोल रहा हूं, किस पर आ रहा है? दो चीजें याद करनी है। फ्लोटिंग चार्ज किस पर आ रहा है? किस पर? बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी। अब दूसरा वर्ड जो आया, क्या मैं डेटर्स के अगेंस्ट लोन ले सकता हूं? डेटर क्या है मेरे? असेट्स हैं, रिसीवेबल्स हैं। अब मेरे डेटर की भी टर्नओवर रेशो होती है, पढ़ाओ तो। डेटर टर्नओवर रेशो का मतलब क्या है कि मैं माल उधार बेचता हूं तो उसकी कलेक्शन क्या सारी एक ही टाइम पर आती होगी? किसी से 2 महीने बाद, किसी से 3 महीने बाद, किसी से 1 महीने बाद, किसी से 1 साल बाद। तो एवरेज कलेक्शन डेटर टर्नओवर रेशो निकाली जाती है कि मेरे एवरेज डेटर कितने खड़े रहते हैं। सपोज 1 करोड़ का तो हमेशा रहता ही रहता है। तो मान लो मैंने आज माल बेचा 1 महीने की सेल पे, कल बेचा फिर 1 महीने की सेल पे, परसों बेचा फिर 1 महीने की क्रेडिट सेल पे, तो उनसे पैसे भी तो अलग अलग डेट पर आएंगे। तो फिर अब जो मैंने 1 महीना पहले बेचा होगा उसके आज पैसे आने भी होंगे, और आज जो बेच रहा हूं उसके पैसे कब आएंगे?
1 महीने बाद, तो पूरी उसकी साल की एवरेज निकलेगी, तो वो मेरी असेट है, उसको भी गिरवी रख सकता हूं मैं। जैसे सिक्योरिटी लॉ में पढ़ी थी मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज, यहां भी मैंने एक बार बताई थी, सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में बताई थी मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज कि जो बैंक हैं, बैंकों ने आगे लोन दे रखे हैं, तो वो लोग उनकी बैलेंस शीट में क्या हैं, डेटर्स हैं। मान लो हमने होम लोन, कार लोन ले रखा है, तो बैंक की बैलेंस शीट में क्या है, हम डेटर्स हैं, तो बैंक के लिए हम असेट हैं। अब हमसे तो बैंक को 3 साल की ईएमआई से पैसा आना है, बैंक को आज पैसे की जरूरत पड़ जाए तो वो हमारे लोन के बेस पर नया लोन ले लेगा। तो जिससे नया लोन लेगा उसको प्रॉमिस क्या करेगा कि इनको मैंने कार लोन दे रखा है, इनसे जो पैसे आएंगे पहले मैं आपको दूंगा। क्लियर हुई बात है? तो डेटर भी किसका पार्ट आ जाएगा? अब इसमें देखो कंपनी के पास राइट टू सेल, राइट टू यूज, क्रिस्टलाइजेशन ऑलरेडी फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड का मतलब होना है राइट टू सेल रोक देना, उसको क्या बोलना? तो राइट टू सेल तो यहां है ही नहीं, तो ये ऑलरेडी क्या चल रहा है, फिक्स। और यहां पर क्या हो रहा है, राइट टू सेल है, राइट टू यूज भी है, और कन्वर्टेड टू, इसको फिक्स करना जरूरी होता है। मतलब मान लो मैंने 2 साल के लिए कंपनी को लोन दिया, 2 साल पूरे हो गए, कंपनी ने पैसे दे दिए, तो झगड़ा ही खत्म। अगर पैसे नहीं दे रही तो मैं क्या करूंगा, फ्लोटिंग चार्ज को पहले किस में कन्वर्ट करूंगा कि मैं एक्शन लूंगा, स्टॉप सेलिंग, मेरे को पहले पैसे दो, उसके बाद आप इसको जो मर्जी करना। तो या तो वो स्टॉक बेच के पैसे देगी या कहीं और से पैसे ला कर देगी। तो क्रिस्टलाइजेशन पर भी शॉर्ट नोट आए हुए हैं कि व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो इसको हम सिचुएशन को समझें। फिक्स चार्ज अब किस किस पर हो रहा है, फिक्स्ड वैल्यू पे, और फ्लक्चुएटिंग वैल्यू क्या हो गई, ये क्या कहलाया जा रहा है, कौन सा चार्ज फिक्स क्रिस्टलाइज होगा, और जब ये क्रिस्टलाइज हो गया तो क्या माना जाएगा, पोस्टपोन का मतलब अभी नहीं समझाऊंगा, थोड़ा सा बाद में, पहले आप इसको नोट करो। आज जनता कहां है, कई सारे गायब हैं, कहां घूम रहे हैं? तेरे साथी गायब हैं फैजल, कुछ 2-3। कहां घूम रहे हैं? सो रहे हैं। क्या बताऊं? कौन से कॉलम में कह रहे? फिक्स के नीचे ऑन असेट और परचेज।
प्रॉपर्टी, परचेज नहीं, असेट और प्रॉपर्टी। आप ये लिख रहे हो व्हाट आर चार्जेस। हो गया? डिफरेंस करो।
अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो भी आपको यही लिखना है। अभिषेक को भेजना। हो गया? अब आपको पढ़ना है कि क्या प्रोविजंस हैं चार्जेस के। एक बार बुक में आए पहले थोड़ा सा। देखो, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, बोरोइंग आर ऑफन बैक्ड बाय सिक्योरिटीज, मतलब जो भी लोन होता है मोस्टली सिक्योर्ड होता है। कंपनी इज अ नेचुरल पर्सन नहीं है, मतलब हम लोग तो ऑफर सिक्योरिटी खुद दे सकते हैं, बट कंपनी को सिक्योरिटी देने के लिए उसके बारे में मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखा हुआ होना भी जरूरी है। वेयर प्रॉपर्टी बोथ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर। एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर का मतलब जो आगे स्टॉक बनेगा वो कौन सी प्रॉपर्टी असेट हो गई? फ्यूचर। मेड अवेलेबल एज सिक्योरिटी फॉर किस लिए? किसको? जिसका प्रेजेंट राइट है उसको वो प्रॉपर्टी दी जाएगी, बेचकर पैसे दिए जाएंगे। चार्ज इज क्रिएटेड व्हेन सिक्योरिटी इज गिवन फॉर सिक्योरिटी लोन डिबेंचर बाय वे ऑफ मॉर्टगेज ऑन द असेट ऑफ द। ये दो लाइनों में क्रक्स आया। क्लियर हुआ जी? डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 16 में इसके बारे में डिफाइन किया गया है। चार्ज मींस एन इंटरेस्ट और लीन। लीन का मतलब है राइट आ जाता है, इंटरफेरेंस आ जाती है। किस पर? ऑन द प्रॉपर्टी और असेट्स ऑफ कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग बोथ सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स अ मॉर्टगेज। अंडरटेकिंग मतलब कोई भी बिल्डिंग, कोई भी प्लांट, कुछ भी कंपनी की प्रॉपर्टी। चार्ज इज अ सिक्योरिटी। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो व्हाट इज चार्ज? किस लिए दी गई? लोन या डिबेंचर, जिसको हमने क्या बोल दिया आगे? मॉर्टगेज। क्लियर हुआ जी चार्ज? अब फीचर ऑफ चार्ज, कम से कम कितने लोग होंगे? लेंडर, बोरर और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर डिबेंचर हो रहे हैं तो क्या होगा? बहुत सारे लोग हो गए। फिर करंट फ्यूचर एसेट्स, इंटेंशन ऑफ बोरर टू ऑफर वन और मोर स्पेसिफिक असेट और प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट। और साथ में क्या जुड़ेगा इसके? लोन एग्रीमेंट होगा, एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट और लीन वर्ड का मीनिंग क्या है? जरा रीड करना इसको। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट? क्या बोला गया? इंटरेस्ट वर्ड का मतलब है शेयर इन समथिंग, ऑल और पार्ट ऑफ लीगल और इक्विटेबल क्लेम इन द राइट इन प्रॉपर्टी। Collectively word includes any aggregation of right, privilege, power, immunities, distributively refer anyone right, privilege, power और मतलब किसी भी तरह से किसी पर्सन को कोई भी पावर, कोई भी प्रिविलेज, कोई भी राइट देना, उसको हमने क्या बोल दिया? मीनिंग ऑफ लीन, ये भी वर्ड क्या है? इट इज अ राइट। ये क्या है?
क्रेडिटर हैज अनदर प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? जो उसके पास गिरवी रखी गई है। लीन इज सिंपली राइट टू पॉसेस एंड रिटेन प्रॉपर्टी। इन बोथ केसेस इंटरेस्ट और लीन चार्ज इज टू बी क्रिएटेड। मतलब लीन और इंटरेस्ट में भी फर्क है, दोनों वर्ड को ध्यान से समझना। इंटरेस्ट वर्ड में वो कह रहा है राइट और इंटरेस्ट, सॉरी इसमें एनीथिंग राइट प्रिविलेज पावर ऑफ इम्यूनिटी। लीन में तो वो सिंपल कह रहा है कि उसके पास कब्जा भी आ सकता है, रिटेन द प्रॉपर्टी। बट चार्ज के केस में लेंडर के पास प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, उसको कहां जाना पड़ेगा? कोर्ट। अगर डिफॉल्ट होगा तो वो कोर्ट जाएगा, कोर्ट फैसला कराएगा। बट लीन के केस में क्या हो जाएगा? डायरेक्ट प्रॉपर्टी उसके पास चली जाएगी। नीड फॉर क्रिएटिंग अ चार्ज, कंपनी को जब भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन लेना है, उसको पैसे की जरूरत है तो वो फाइनेंशियल असिस्टेंस लेगी। बट अगर वो पर्सन कोई भी उसमें अपना इंटरफेरेंस रखता है या सिक्योरिटी मांगता है तो आपको चार्ज क्रिएट करना जरूरी हो जाएगा। कैसे दिया जाएगा? लोन एग्रीमेंट होगा, हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट होगा, मॉर्गेज डीड होंगी। 3 तरह से लोन आते हैं। अनसिक्योर्ड लोन सिंपल लोन एग्रीमेंट से हो जाते हैं। हाइपोथिकेशन मोस्टली कारों में होता है, ट्रकों में होता है, जो मूवमेंट भी कर रही हैं और उसके ऊपर लोन भी होता है। मॉर्गेज मोस्टली किस पर होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी पर। ये अब आप बीच में रीड पढ़ते रहोगे। यहां पर आओ, 2 तरह के चार्जेस हैं हमने पढ़ा, फिक्स्ड या फ्लोटिंग। फिक्स का दूसरा नाम क्या बोला गया? स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज इज कॉल्ड फिक्स और स्पेसिफिक व्हेन इट इज क्रिएटेड इन कवर असेट विच आर असर्टेन्ड एंड डेफिनेट, capable of being asserted and defined. Therefore, company cannot dispose of the company until charge is satisfied. कौन सी हुई? Company can deal with such property subject to charges को हमने बोला कि right to use. Charge holder gets priority. किस पर? over subsequent transferee except bona fide transferee for consideration without notice of। मतलब अगर गलती से प्रॉपर्टी बिक गई तो बेचकर पैसे किसको जाएंगे? पहले प्रायोरिटी किसकी होगी? चार्ज होल्डर की। हां, अगर बिना बताए कंपनी प्रॉपर्टी बेच देती है तो उस केस में उसका भी हक आएगा। बोना फाइड ट्रांसफरी का मतलब है अगर इसने रजिस्टर्ड ही नहीं करा रखा था तो। अभी आगे समझाऊंगा इसको। जो चार्ज रजिस्टर्ड हो गया उसकी रैंकिंग किस में आ जाएगी? टॉप प्रायोरिटी पर आ जाएगी। जब लोन का पैसा पहले लेगा ना वो फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज क्या है? देखो, ये कौन सी एसेट पर हो रहा है? और फिक्स चार्ज किस पर हो रहा है? प्रेजेंट पर। ये दोनों पर हो रहा है। सेकंड, ये पॉइंट ध्यान से देखो क्या कह रहा है? चेंजिंग फ्रॉम, तो स्टॉक डेटर क्या हो रहे हैं? अब डेटर भी हो सकता है आज मिस्टर ए कल बी हो गए, मुझे क्या पता बायर कौन आएगा मेरा, वो नाम भी तो चेंज हो सकता है। भाई एक डेटर से पैसे आ गए, दूसरा मैंने माल किसी और को बेचा तो नया डेटर आ गया। लीव्स द कंपनी टू फ्री टू डील, कंपनी इसको सेल कर सकती है अनटिल होल्डर ऑफ चार्ज टेक स्टेप टू एनफोर्स देयर, इसी को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, जब वो एक्शन ले लेगा। फ्लोटिंग चार्ज इज नॉट अटैच टू डेफिनेट प्रॉपर्टी बट कवर्स प्रॉपर्टी ऑफ फ्लक्चुएटिंग टाइप, स्टॉक इन ट्रेड। एडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग चार्ज क्या है? कंपनी में कंटिन्यू टू डील, उनको बेच सकती है। क्या कंपनी के पास प्रॉपर्टी बेचना, मॉर्गेज करना, इसकी प्रॉपर्टी अथॉरिटी है? तो कंपनी के पास अथॉरिटी कहां से आती है? मेमोए से आता है। सेक्शन 179(80) में हमने यही पढ़ा था। असेट और मॉर्गेज इन सच वे मॉर्गेज कंपनी कैन डील विद देम विदाउट कंकरेंस ऑफ मॉर्गेजी। इट इज नॉट स्पेसिफिक सिक्योरिटी, होल्डर ऑफ सच चार्ज कैन नॉट अफर्म दैट असेट आर स्पेसिफिकली मॉर्गेज टू मी। मतलब ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं? फ्लोटिंग चार्ज। कि वो ये नहीं बोल सकता कि ये असेट मेरी है, वो स्टॉक बोल सकता है बट स्टॉक में कौन सी चीज उसकी है उस पर वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। फ्लोटिंग चार्ज रिमेन्स डॉर्मेंट। डॉर्मेंट वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड डॉर्मेंट? डॉर्मेंट कंपनी भी तो पढ़ी है,
इनएक्टिव कंपनी, ज्वालामुखी फटा नहीं, वो क्या है, डोरमेंट, इनएक्टिव। तो ये फ्लोटिंग चार्ज इनएक्टिव है जब तक क्या नहीं हुआ, फ्लोटिंग चार्ज इस केस में बोला गया, जरा ये पढ़ो, ये मनीला रेलवे कंपनी का केस इंपॉर्टेंट है, फ्लोटिंग चार्ज को डिफाइन किया गया। बता पाओगे क्या बोलना चाह रहा है ये? इक्विटी का मतलब है न्यायपूर्ण, इक्वली, सब समान है। फ्लोटिंग चार्ज में जब तक वो क्रिस्टलाइज नहीं हुआ तब तक क्या है, वो डोरमेंट पड़ा है ना। वो कह रहा है इक्विटेबल चार्ज है जब तक कंपनी चल रही है। इट अटैचेस टू जो सब्जेक्ट चार्ज इन वेरिंग कंडीशन इच हैपेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इट इज द एसेंस ऑफ सच दैट ये रिमेन डोरमेंट अंटिल अंडरटेकिंग चार्ज सीजेस टू बी। अगर कंपनी बंद होती है तो क्या होगा, तो आपको वो स्टॉक बेचना बंद करोगे, पहले पैसे किसको दोगे, उस पर्सन को दोगे ना जिसने फिक्स करा लिए। और अंटिल पर्सन हुज फेवर चार्ज इज क्रिएटर, अगर चार्ज होल्डर इंटरवीन करेगा तो वो क्या करवाएगा, उसको फिक्स करवाएगा। मतलब सिंपल सी बात समझो, आपने मुझे पैसे दिए, मैं एक कंपनी हूं, आपने मुझे फिक्स चार्ज क्रिएट कर दिया, और अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई तो आपको कुछ भी नहीं करना। बट फ्लोटिंग चार्ज में अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो आप अनसिक्योर्ड में ही रह जाओगे अगर आपने फिक्स्ड नहीं कराया तो। ये वर्ड पढ़ा था, क्या था, क्या था? तो चार्ज इज शेयर्ड बाय मोर देन प्रायर कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग चार्ज होल्डर रिक्वायर्ड बाय द कंपनी, अगर किसी को पहले देने हैं तो। इनको मैं अभी दोबारा वापस लूंगा, ये जरा केस स्टडी पढ़ो, फिर आता हूं वापस इस पे।
सेकंड केस कुछ पड़ा हुआ सा लग रहा है, डिस्कस हुआ था अभी, पहला समझ आया, अगला देखो, पहला तो सिंपल सा क्लियर हो रहा है हमें, प्लांट एंड मशीनरी क्या है, जो जमीन में है तो हमें पता है कि ये फिक्स चार्ज में जाएगी। नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन वाला क्लियर हुई कंसेप्ट, मैंने बताई थी कि वो मूवेबल है बट चार्ज कौन सा क्रिएट हो रहा है, फिक्स वाला। ये वाला अगर समझ जाओ तो मजा आएगा। पढ़ लिया तूने? बाकियों को पढ़ने दे। कौन से, इसी का दे रहा है, बोल। जैसे वो होता है प्रॉपर्टी डीलर, उसके बाद बिल्डिंग होती है, तो उस प्रॉपर्टी डीलर की जो वो बिल्डिंग स्टॉक है, तो उसपे वो फ्लोटिंग चार्ज करेगा, ना कि फिक्स चार्ज। बिल्डिंग पे, ये तो इक्विपमेंट की बात कर रहा है, तू बिल्डिंग की बात कर रहा है। हाँ, थोड़ा सा और सोचो, और कोई बताएगा? दिमाग लगाओ थोड़ा, अब तो काफी कुछ बता दिया मैंने। थोड़ा थोड़ा ठीक जा रहे हो बट अभी पूरा नहीं आ रहे। देखो, मुझे ये बताओ, आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो, तो कॉन्ट्रैक्टर अगर हम किसी को मकान बनाने के लिए देते हैं या हम किसी का मकान बनाते हैं तो वो अपने साथ टूल्स लाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर की वो असेट्स हैं या लायबिलिटी हैं? असेट्स हैं। अब वो टूल जगह जगह पे काम कर रहे हैं। अब वो लोन की जरूरत है, उसको लोन लेने गया, उसने लेंडर ने कहा भाई सिक्योरिटी दे, उसने कहा ये लो मेरे टूल्स ले लो। कैसे डिफाइन करेगा कितने नंबर का फावड़ा, कितने नंबर की हथौड़ी? कॉन्ट्रैक्टर के पास क्या होंगी टूल्स, कैसे आइडेंटिफाई करेगा? दूसरा, वो वॉच कैसे रखेगा? वो चेक करने आए, पता चले मेरी 10 जगह पे काम चल रहा है। अब मान लो लेंटर डालने की मशीन है, वो तो आइडेंटिफाई हो सकती है बट कभी इस जगह जा रही है, कभी दिल्ली जा रही है, कभी कहां जा रही है, कभी रोहिणी में है, कभी, तो वो लेंडर कहां ढूंढता रहेगा? जब चेक करने आएगा पता चले मैंने बेच बाज दी। वो लेंडर का राइट होगा कि नहीं मेरा स्टॉक चेक करने का? जो मैंने प्रॉपर्टी गिरवी रखी है वो चेक करने आ सकता है। कॉन्ट्रैक्टर के केस में तो उसकी जगह ही स्पेसिफाइड नहीं है, और दूसरा उसके छोटे छोटे टूल तो आज हैं कल है ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा। तो उस पर कैसे वो फिक्स चार्ज क्रिएट किया जा सकता है? उस पर कौन सा चार्ज होगा? फ्लोटिंग, क्योंकि वो आइडेंटिफिएबल नहीं हो सकते हैं। मूवे, अब वॉशिंग मशीन भी मूवेबल थी, ये भी मूवेबल था, आप कहोगे वो भी तो मूवेबल थी, बट वो आइडेंटिफिएबल थी, एक जगह पर पता चल सकता है, बट टूल्स आइडेंटिफिएबल होकर भी एक जगह पर फिक्स तो नहीं रहेंगे, और वो हाईली डैमेजिंग है, आज हैं और कल नहीं है। चोरी हो जाए, टूट जाए, कुछ नहीं पता। क्या वॉशिंग मशीन रोज रोज चोरी हो रही है, टूट रही है, बट उसके टूल्स तो जगह जगह पर घूम रहे हैं। तो अब ये एग्जामिनर क्वेश्चन बना लेगा, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों में ध्यान रख लेना। इन 2 क्वेश्चंस को तो कुछ मत छोड़ना। अब आंसर कैसे दोगे? मान लो क्वेश्चन आ गया इस पर, अब आंसर कैसे दोगे आप? पहले आप क्या एक्सप्लेन करोगे, फिक्स चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज?
उसका मीनिंग एक्सप्लेन करोगे, फिर आप बताओगे कि जी इसका नेचर किस तरफ जा रहा है, फिक्स की तरफ जा रहा है या फ्लोटिंग की तरफ। फिर आप इसमें भी दोनों चार्ज एक्सप्लेन करोगे, फिर लिखोगे कि प्लांट एंड इक्विपमेंट उसके जो है वो फ्लोटिंग चार्ज की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो किस नेचर के हैं, फ्लक्चुएटिंग बॉडी। क्लियर जी। अब हो सकता है वो वॉशिंग मशीन पे ये डाल दे कि एक बजाज, उषा या कोई कंपनी है और वो काम कर रही है, तो क्या करोगे? रुक जाना, किस में आएगा वो? ये ऊपर कट रहा है। बोलता रहता हूं मैं, ये हटा दो ना, बुक पे आ रहा हूं मैं। हाँ जी, कैसे आंसर दोगे? एक क्वेश्चन अगर वॉशिंग मशीन पर आ गया कि वो वॉशिंग मशीन लॉन्ड्री की है, तो वो वॉशिंग मशीन उसके लिए क्या है? फिक्स्ड। और अगर आ जाए बजाज, उषा, हेवल्स, और कौन सी मशीनें आती हैं जिसकी ऐड आती है? वर्लपूल, इनालसा, कोई भी इस तरह की, एलजी आ जाए, तो इनको क्या बोलोगे आप? उनके लिए ये स्टॉक है, तो वो कौन सा चार्ज क्रिएट करेंगे? फ्लोटिंग। बट अगर लॉन्ड्री के केस में आ जाए तो फिक्स। तो एग्जामिनर जरूरी नहीं है कि वो लॉन्ड्री डाले, हो सकता है उसने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी डाल दी। और अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी का केस आ जाए या कॉन्ट्रैक्टर का आ जाए, तो इक्विपमेंट उसके कौन से हैं? वो फ्लोटिंग है, क्योंकि वो एक जगह पर कांस्टेंट नहीं है, आइडेंटिफिएबल नहीं हो सकते। क्लियर जी। अब जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कहानी क्या है कि इनकी रजिस्ट्रेशन। पहली बात तो क्वेश्चन 2 बार ये आ चुका है कि एक कंपनी की इंडिया से बाहर प्रॉपर्टी है, क्या उस पर भी चार्ज क्रिएट किया जा सकता है? अगर मेरी अमेरिका में प्रॉपर्टी है, मेरी यहां बैलेंस शीट जाती है, तो मेरी एसेट का पार्ट है या नहीं? आपने सुना होगा सहारा के सुब्रतो राय जेल में है, तो आओ जी। अब देखो इस सेक्शंस पर आओ। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अगर प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है, जैसे किंगफिशर, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये भाग गए और इनकी बाहर प्रॉपर्टी है, वो भी फ्रीज करवा रही है कि नहीं करवा रही गवर्नमेंट, तो उन पर राइट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब क्वेश्चन ये आया कि एक कंपनी की इंडिया से बाहर प्रॉपर्टी है, बताओ चार्ज कर सकती है या नहीं? तो किया जा सकता है जी। क्लियर है ये बात। इसके बाद क्वेश्चन ये आ सकता है कि वो मूवेबल होगी या इमूवेबल, कोई भी हो सकती है। फिक्स्ड हो या करंट, कोई भी हो सकती है। बट मेन बात है कि चार्ज कौन सा क्रिएट होगा वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ प्रॉपर्टी।